हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि DU LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेयर एक्ट्स को कैसे रीड करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि हाउ टू रीड बेयर एक्ट्स, मीन्स उनको दिक्कत हो रही थी कि कैसे मेमोराइज करें, और जो कि एग्जाम के टाइम में बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि सेक्शंस को रिकॉल करना, फिर कंफ्यूजन हो जाती है। दोनों सेक्शन अगर रिलेटेड है एक दूसरे से तो डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम के टाइम में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे बेयर एक्ट को रीड करें ताकि वो जो सेक्शंस हैं, वो आर्टिकल है, वो हमारे माइंड में रिटेन रहे और जो एमसीक्यूज है उससे रिलेटेड वो हम इजीली सॉल्व कर पाए। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो बेयर एक्ट है तो उसमें जो सेक्शंस होते हैं, या तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें जैसे आर्टिकल्स होते हैं, तो उतना पॉसिबल, मतलब अब अगर कोई स्टार्ट करता है फ्रॉम आर्टिकल 1 टू रीडिंग मोर देन 400 आर्टिकल्स, आर्टिकल 1 2 3 4 ये कहता है, तो ये बहुत ही आसान काम नहीं है कि इतने सारे आर्टिकल्स को याद रखें। तो आज मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिससे कि हम जो है सेक्शंस को या आर्टिकल्स को बहुत इजीली उनको डिफरेंशिएट करके और मार्क करके बेयर एक्ट को रीड कर सकते हैं। तो बात करते हैं अगर एंट्रेंस एग्जाम की, तो जो क्वेश्चंस आते हैं, पहले तो अगर बात करें तो जो इंडेक्स दिया होता है, जो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अगर आप उसका इंडेक्स उठा के देख लें तो उसमें जो भी आर्टिकल दिए हैं फ्रॉम आर्टिकल 1 2, फ्रॉम फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी चैप्टर्स में, उनको आप चैप्टर वाइज डिफरेंशिएट कर लीजिए। मतलब कि एक बार आप जो इंडेक्स है उसमें चैप्टर वाइज दिया होगा कि इस चैप्टर में इस सेक्शन से इस सेक्शन तक है, या इस चैप्टर में इस आर्टिकल से इस आर्टिकल दिया हुआ है। तो जो चैप्टर की हेडिंग होती है वो आप माइंड में रखें। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स, अगर वो स्टार्ट होता है फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 36, तो ये आपके माइंड में एक माइंड मैपिंग होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट है वो 12 से 36 के बीच में है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो इंडेक्स पर ही फ्रेम होते हैं, तो डायरेक्टली वो क्वेश्चन आपको इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ पूरा सेक्शन भी नहीं पढ़ा, सिर्फ इंडेक्स में पता है आपको कि कौन से सेक्शन में क्या है, या एग्जाम के पहले जब आप कोई भी एग्जाम देने से पहले आप अगर इंडेक्स को, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इंडेक्स को आप रीड कर लेते हैं एट द लास्ट मोमेंट कि हाँ इस सेक्शन में ये, इस सेक्शन में, इस सेक्शन में ये, तो उससे ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। और स्पेसिफिकली बात करें DU LLB एंट्रेंस एग्जाम की, तो इसमें ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप डायरेक्टली इंडेक्स के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो। उसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं इलस्ट्रेशन बेस्ड। ठीक है, इलस्ट्रेशन बेस्ड इन द सेंस, हाँ, तो अगर बात करें आईपीसी की, तो जिस सेक्शन में इलस्ट्रेशन है उसको आप अलग से मार्क कर दीजिए, इंडेक्स में ही लिख दीजिए IL से, या इलस्ट्रेशन से भी आप ऐसे, या कलर्ड मार्कर यूज कर सकते हैं, उससे डिनोट कर सकते हैं कि ये जो है सेक्शन, ये इलस्ट्रेशन है इसमें। तो आपको पहले ही माइंड में रहेगा कि हाँ इस सेक्शन में इलस्ट्रेशन है, तो इलस्ट्रेशन को आप अच्छे से पढ़ लें। तो जो दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा मेनली अगर आपका बन सकता है एविडेंस या आईपीसी की बात करें, तो उस पर इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस वो आ सकते हैं। तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि आपको याद रहेगा कि हाँ इस सेक्शन में इलस्ट्रेशन है या नहीं है। ठीक है, तो उस इलस्ट्रेशन को आप मार्क कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। उसके जो नेक्स्ट मेथड है वो है जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, अगर बेयर एक्ट की बात करें तो वो है टर्म बेस्ड, टर्म या यू कैन से ड्यूरेशन बेस्ड। उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली आपसे सिर्फ पूछ लेगा कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई कॉज ऑफ एक्शन है, उसके लिए कोई सूट फाइल करनी है, या कोई केस है उससे रिलेटेड, आपको क्रिमिनल केस है उससे रिलेटेड आपको कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो उसका ड्यूरेशन क्या होता है। मेनली तो जो ड्यूरेशन है वो लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ सेक्शन में उसी सेक्शन में ही टाइम ड्यूरेशन दिया होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें सीआरपीसी की, तो 167 में उसमें डिफॉल्ट बिल और उस सब के बारे में बात किया हुआ, तो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि किस टाइम में ऑलरेडी डिफॉल्ट, कितने टाइम के लैप्स में ऑलरेडी डिफॉल्ट बिल हो जाएगा, नहीं होगा। वैसे ही सेम आईपीसी में, तो आप बेयर एक्ट में जो ड्यूरेशन बेस्ड है, जिसमें 6 मंथ्स या 3 मंथ्स जो भी ड्यूरेशन दिया हुआ है, उसको आप अलग से मेंशन कर लें या मार्क कर लें अलग कलर्ड मार्कर से कि हाँ ये जो टाइम से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स तो है नहीं, जो है सेक्शंस ही हैं, तो आप उनको अलग से हाईलाइट कर सकते हैं दूसरे कलर्ड मार्कर से। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बेयर एक्ट से डायरेक्टली फ्रेम होता है वो डॉक्ट्राइन बेस्ड। फॉर एग्जांपल अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो एस्टॉपल पर, जो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल है उस पर क्वेश्चंस आते हैं, रेस जस्टे पर क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब जो डॉक्ट्राइंस है, जिस भी सेक्शन पर जो डॉक्ट्राइन है वो अलग से तो कहीं फ्रेम हुए नहीं है, तो
वो जो डॉक्ट्राइन है वो किसी सेक्शन से ही निकल कर आया है, तो आप उन सेक्शन में ही वहीं पर ही ब्रैकेट में मार्क कर लें कि इस सेक्शन से ये डॉक्ट्राइन इवॉल्व हुआ है। तो उस जब भी आप इंडेक्स में या उसी पर्टिकुलर सेक्शन में आप वहां पे मार्क कर लें जो भी डॉक्ट्राइन है उससे रिलेटेड। तो ये इसमें आपके डॉक्ट्राइन वाले जो जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो अभी तक हमने बात कर लिया इंडेक्स बेस्ड। पहले तो बेयर एक्ट रीडिंग करने से पहले क्या करना है, इंडेक्स रीडिंग करनी है। या तो आप इंडेक्स की एक और मेथड बताऊं तो आप इंडेक्स की फोटोकॉपी ले सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की हो गई या उसको भी याद करने का बहुत ही इजी तरीका है। और उसको आप सिर्फ इंडेक्स का, और उसको आप रात को सोते समय एक बार 10 to 15 मिनट्स आप उसको पलट सकते हैं, तो आपको जो भी आपने पढ़ा है वो आपको रिकॉल होता रहेगा और रिवीजन के लिए बहुत इजी रहेगा। लास्ट मोमेंट में आपको इतने सारे सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं होगी। ऑलरेडी आप अगर डेली 10-15 मिनट दे रहे हैं तो वो रिवीजन के लिए होता रहेगा। उसके बाद बात करें, दूसरा हमने बात करी इलस्ट्रेशन बेस, तो आप इलस्ट्रेशन बेस को अलग मार्कर से उसको मार्क कर लें और उसको अलग कर लें। तीसरा हमने बात करी डॉक्ट्राइन बेस्ड, तो वो डॉक्ट्राइन को आप सेपरेट कर लें जितने भी सेक्शंस हैं और उनको अलग कर लें। उसके बाद अब हम बात करते हैं केस लॉ बेस्ड। तो अब ये दिमाग में आएगा कि केस लॉ होता है, अब केस लॉ को कैसे याद करेंगे, इतने सारे केस लॉ हैं। तो पहले मैं बोलूंगा कि आप एक काम कर सकते हैं कि जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिन जिन सेक्शंस पर या जिन जिन आर्टिकल्स पर, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 में बहुत सारे 100 केसेस मिल जाएंगे राइट टू लाइफ के ऊपर, लेकिन उस पर आपको सिर्फ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो उसको आपको मेंशन करना है या याद रखना है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, तो आप वो आर्टिकल 21 जब भी पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी केस लॉ आप बेयर एक्ट में ही मेंशन कर दें। ये मत सोचो कि मेरा बेयर एक्ट खराब हो जाएगा या बेयर एक्ट में जो है पूरा कलरफुल हुआ जा रहा है, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा ये जब आप एग्जाम में अपीयर हो गए, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स है रिलेटेड टू एनी आर्टिकल और रिलेटेड टू एनी सेक्शन, तो उसको आप वहीं पर ही मेंशन कर दें, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रेम होता है वो होता है नेगेटिव बेस्ड इन द सेंस कि वो बार करता है। फॉर एग्जाम्पल नथिंग इन दिस आर्टिकल, ऐसे करके जो भी आर्टिकल या जो भी सेक्शन स्टार्ट होता है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव बेस्ड क्वेश्चन, उससे फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो ये इन सारे क्वेश्चंस को आप जो भी नॉट से स्टार्ट या नथिंग से स्टार्ट होता है, नॉट विद स्टैंडिंग से होता है वो ओवरराइडिंग क्लॉज होता है, मतलब कि जो भी ऑलरेडी मेंशन है और अदर एक्ट में उस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड उन सारे सेक्शन को वो ओवरराइड कर जाएगा, ठीक है। तो नॉट विद स्टैंडिंग इन सब को ऐसे आप इंडेक्स में ही सेपरेट कर सकते हैं कि ये जो है ये नेगेटिव सेक्शंस है या नेगेटिव आर्टिकल्स है जो नो से, नथिंग से या फिर नॉट विद स्टैंडिंग से स्टार्ट होते हैं। तो इनको आप ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आपको बहुत इजी हो जाएगा बेयर एक्ट पढ़ना, ठीक है। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कुछ फ्रेम होते हैं, तो वो तो कॉन्सेप्ट, उसके लिए तो कोई मेथड नहीं है, वो तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि सेक्शन में क्या है, आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल में क्या नहीं है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आप माइंड में रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट में बेसिकली ये इंग्रेडिएंट्स पूछ लेते हैं कई बार कि आर्टिकल 44 में क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, या फिर फॉर एग्जांपल कोई सेक्शन है मेनली इन आईटीसी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो इंग्रेडिएंट आपको ध्यान रखना होगा। कई बार इससे भी ऐसे भी क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आई थिंक आपको ये बेयर एक्ट रीड करने में हेल्प करेगा। सो टिल देन, बाय बाय।